हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हम आपके लिए लगातार जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहे हैं। और अगर आप हमारे साथ मेहनत कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आप जानते हैं मैं 3 दिन आपको टॉपिक वाइज मैटर देता हूँ, 3 दिन प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, तो 6 दिन जो भी चीज़ें चलती हैं और उनका 7वें दिन यानी संडे को मैं टेस्ट ले लेता हूँ, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होती है। तो अभी तक हम 3 दिन टॉपिक वाइज में कवर कर रहे हैं। क्या इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर कर चुके हैं। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी नामक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें हमने संबंधित जो टॉपिक हमने बताया, उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में पूछा गया है जनरल स्टडीज के रूप में, उनको हमने इसमें समाहित किया। तो ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है साथियों। चूंकि आप जानते हैं मैं जो बोलता हूं, जो पढ़ाता हूं, उसमें विकल्प के अतिरिक्त कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताता हूं, जो अगर आप लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा, नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ये नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस दे करके आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और उसमें हम 3 दिन प्रैक्टिस कराते हैं। 3 दिन आपका जैसे जीएस वाला मैटर आता है, उसके साथ साथ इसी ग्रुप में आपको 7वें दिन यानी संडे के दिन प्रैक्टिस का एक क्विज कराता हूं। ठीक है, जिससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। साथियों, इसी ग्रुप में मैं आगे प्लान कर रहा हूं कि आपको रेगुलर बेस पर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहां से आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पर 4 विकल्प है। इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, और दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, और तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1990, चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देख लीजिए, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर अब अभी तक आप इन वीडियोज को रेगुलरली ना देखते हो तो बिल्कुल ये गलती मत करिएगा, आप इनको जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935। थोड़ा सा इसके बारे में और चीज़ों का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान में 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। और इसमें इसकी जो मुख्य विशेषता है उसमें पहला बिंदु है, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। क्या की गई थी? द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। और दूसरा बिंदु, एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल की गई। लेकिन यह लागू ना हो सका क्योंकि रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था 1937 में लागू कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद अगला बिंदु, तो यानी चौथा बिंदु, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। 5वें बिंदु की बात करें तो मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को हरिजनों तक विस्तारित किया गया। ठीक है, अगर 6वें बिंदु की बात करें तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 7वें बिंदु में एक संघीय न्यायालय 1937 में एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था किया गया। ठीक है, 8वें बिंदु की बात करें तो शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो अब भी हमारे संविधान का अहम हिस्सा है। ठीक है, 9वें बिंदु में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रखी गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा इस क्वेश्चन से संबंधित। तो अगला क्वेश्चन ये देखिए भैया, यहाँ पर है 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी, आपको बताना है। तो 4 विकल्प है, इसमें है गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। दूसरा है प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। और तीसरा है उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। चौथा, उपयोग सभी सत्य है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है भैया ए, यानी यहाँ पर गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इस भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में
जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और इसका अवधि 6 माह तक थी। अन्य प्रावधान कुछ किए गए थे, जैसे कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई यहीं से, ठीक है, कब 1861 के इस जो है अधिनियम से, ठीक है। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। उसमें जो है बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव साहब थे, ठीक है। और अगली हम बात करें तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसमें मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियां पुनः दी गई, ठीक है। और लेकिन सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं मिला, ठीक है। और अगर हम विधान परिषदों के गठन की बात करें तो बंगाल में 1862 में, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 में, और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों के गठन की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले। अब इसमें एक फैक्ट और है कि भारत में उच्च न्यायालय एवं की स्थापना की गई, यानी हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई तो 1862 ईस्वी में, जिसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ठीक है। और 1866 में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया। इस तरीके से आपको यहाँ से बहुत सारे फैक्ट की जानकारी हुई। बहुत ज़रूरी है मित्र कि आप इन सारी चीज़ों को मतलब पीडीएफ के माध्यम से तैयार करें। लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा। और दूसरी चीज़, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मतलब घुमा फिरा करके मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपडेटेड रहना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरी चीज़, वीडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर दिया करें, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखें, पहला विकल्प है जनवरी 1947, जून 1947, जुलाई 1947 और अगस्त 1947। तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो आपको बताना भैया, ये है आपका सही विकल्प क्या? सी, जुलाई 1947, ठीक है। तीसरा स्वतंत्रता विधेयक 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। इससे 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से अधिनियम परिवर्तन में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है भैया सी, यानी सितंबर 1946, यानी 2 सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थे। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल कर पुनर्गठन किया गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है देखो, यहाँ पर ये है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आप देखें, प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक। तो देखिए यहाँ पर भैया कूट दिया गया है 3 2 1 4, 4 1 3 2, 1 2 4 3, 4 1 2 4 3, ठीक है। तो ये आपका कूट है। इनमें आपको बताना है कि इसका सही कालानुक्रम, यानी सब आपका क्रम बताना है कि कौन सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका सही, यानी चौथा। तो सबसे पहले नंबर आता है किसका? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1947 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और उसके बाद यानी पहली बैठक आपकी कब हुई संविधान सभा की? 1946 में, ठीक है। अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान पारित हुआ, यानी दूसरा ऑप्शन, भारतीय संविधान पारित हुआ कब? जो है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और उसके बाद भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि कब है? 26 जनवरी 1950। इस तरीके से आपका जो कालक्रम है ये इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके से देखिए, आपके एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर देखें, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15, 25, 16, 14। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है भैया डी, यानी 14। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में अध्यक्ष जो है लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे, उसके उपाध्यक्ष
पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। कुल मिलाकर के 14 जो है नेहरू सहित जो है 14 सदस्य इसमें थे। ठीक है, प्रमुख सदस्य में अगर हम बात करें तो वल्लभ भाई पटेल साहब थे, बलदेव सिंह, जान मथाई, श्री राजगोपालाचारी, CH भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां, I चुंदरीगर, अब्दुल रब निस्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खां। ठीक है, और पहली अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और इन क्वेश्चंस को जरूर आप जो है तैयार करें जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो देखिएगा भैया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है पहला विकल्प जवाहरलाल नेहरू साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम साहब, TT कृष्णमाचारी। तो आपके पहले भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। ठीक है, अंतरिम सरकार में योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। ध्यान से समझिएगा, कभी अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में कौन विधि मंत्री थे तो योगेंद्र नाथ मंडल साहब थे, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत में चूंकि यहाँ पर पूछा जा रहा तो कानून मंत्री कौन थे पहले? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15, 13, 12, 10। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ए, यानी 15। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। अब उसमें 15 महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गावती, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी है, दक्षयानी बेलायुधन और बेगम एजाज रसूल थी। तो ये सब महिलाएं थी और ये हमारे जो है संविधान सभा में महिला सदस्य थी, कुल मिलाकर के 15। इनका सब कुछ आपको लिखित जो है PDF के माध्यम से मिल जाएगा, बहुत परेशान ना हो। ठीक है, आप PDF ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लीजिए। ठीक है, इग्नोर मत करिए उसको। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, यह किसने कहा था? मतलब आप ध्यान से समझिएगा, एक कथन है और इसे किसने कहा था? 4 विकल्प है, सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, NG रंगा। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है C। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा था। कब? संविधान सभा की बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा था कि उनका आशय यह था कि अंग्रेजों ने पृथकतावादी राजनीति की शरारतें छोड़ दी जिससे भारत की एकता को चुनौती मिली है। ठीक है, कहने का मतलब जहां भी गए हैं बांटने का प्रयास किया उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्न घटनाओं का सही कालक्रम। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन एक साथ में तैयार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें घटनाएं हैं, सज्जन सिंह केस, बेरूबारी केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस। तो सही सुमेलित कूट है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सही है। तो सही कूट है इसका आपका भैया D, यानी देखो पहले बेरूबारी केस कब? इसका 1960 में। फिर सज्जन सिंह केस यानी पहले का नंबर आता, पहले ये 2 नंबर फिर 1 नंबर। ठीक है, सज्जन सिंह केस कब था? 1965 में। फिर उसके बाद तीसरा यानी गोलकनाथ केस ये आता है 1967 में। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस ये 1973 में, 1973 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। सही था क्या? D। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किसने कहा था? तो केसी व्हीलर, मोरिस जोन्स, ग्रेनविल, ऑस्टिन, जेनिंग्स। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है C, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, क्या सही विकल्प है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा। भारत अत्यधिक विशाल व विविधताओं से भरा देश है, इसलिए यहाँ संघीय ढांचा आवश्यक था। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक संघ होगा, इस बात का को मेंशन किया गया है। और भारतीय संविधान में संघीय व एकात्मक दोनों विशेषताएं मौजूद हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च कौन है? ठीक है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और संविधान।
तो हमारा जो संविधान है वो सबसे सर्वोच्च है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी पढ़ा ही चुके हैं, प्रैक्टिस के दौरान। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च संविधान है, सभी शक्तियों का स्रोत संविधान में, संविधान ही मौलिक सिद्धांत, अधिकार, शक्तियां और कर्तव्य तय करता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? ध्यान से समझिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है? केशवानंद भारती केस, बेरूबारी केस, सज्जन के सिंह केस, गोलकनाथ केस। तो ध्यान से समझिएगा, सही विकल्प है भैया बी, यानी बेरूबारी केस। बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना, इसलिए इसे न्यायालय को में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब लेकिन जो केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। ध्यान से समझिएगा, अगर कभी ये क्वेश्चन बन जाए कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, तो बेरूबारी केस हो जाएगा। और अगर कह दे कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, तो केशवानंद भारती केस। तो यहाँ पर ये विकल्प आपका सही होता। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है उसे आपको बताना। सही विकल्प भैया बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो प्रस्तावना का स्वरूप अपरिवर्तनीय है। ठीक है। और उसके बाद आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेरूबारी केस 1960 में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इस बात को मेंशन किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ही केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यह भी मेंशन किया। अतः इसे न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर डी, कहाँ से? यूएसए के संविधान से। ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का स्रोत जो है अमेरिकी संविधान है। इसे संविधान की भूमिका या सार कहा जाता है। न्यायविद जो है N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका, निजता, सम्मान आदि अधिकार निकाले? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर है भैया अनुच्छेद 22, 21, 19 और 16। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है बी, यानी अनुच्छेद 21 में। ठीक है। अनुच्छेद 21 में इनका गांधी केस, जो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कुछ अधिकार घोषित किए, जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। ये सारे अधिकार जो है यहाँ पर दिए गए। ठीक है। कब? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर वैकल्पिक उपबंध है भैया, ध्यान समझिएगा। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है, उसकी उत्पत्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस एक अनुच्छेद से होती है? अनुच्छेद 34, 35, 36, 37। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है सी, यानी अनुच्छेद 36। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 36 के अनुसार वैकल्पिक उपबंध को अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है। इसकी उत्पत्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि एक से होती है। इसके 70 अनुच्छेद एवं 5 अध्याय हैं। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है संविधान के 92वें संशोधन के बाद? ठीक है। आपको बताना है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, लेकिन 92वें संविधान संशोधन के बाद 16, 18, 22 और 24। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भैया सही विकल्प है आपका सी, 22। ठीक है। संविधान के 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या 22 कर दी गई है। ठीक है। कितनी? 22, जिसमें नई भाषा बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी गई थी। ठीक है। कुल मिलाकर के 22 भाषाएं। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75 3, अनुच्छेद 78 2। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, यानी अनुच्छेद 75 3 के अंतर्गत। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 3 में संहिताबद्ध किया गया है।
इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, अनुच्छेद 341, 342, 343, 344। तो सही विकल्प क्या है इसका? सी, यानी अनुच्छेद 343। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, संविधान के भाग जो है 17 में अनुच्छेद 343 में 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? 200, 250, 280 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए भैया, विकल्प आपका क्या सही है? सही विकल्प है सी, यानी 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक अनुच्छेद उल्लेख करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है, आपको बताना, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 102। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है, सही विकल्प है भैया अनुच्छेद 100। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, संविधान के अनुच्छेद 100 में उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति मत बराबर होने की दशा में उसके पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है। ठीक है, इनमें से सही क्या है? सही विकल्प है भैया आपका डी, यानी भाग 11। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प है। अनुच्छेद जो है, अगर हम बात करें भाग 11 की, तो अनुच्छेद 245 से 263 तक है, संघ और राज्यों के बीच के संबंध क्या जिक्र इसमें किया गया है। अगर हम बात करें भाग 8 की, तो अनुच्छेद 243 से 242 तक है, जो संघ एवं राज्य के क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भाग 5 की, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है, जो कि संघ से संबंधित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 7, इसको, ठीक है, ये 7 है, 8 मत मानिएगा। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80। तो सही विकल्प है आपका यहाँ पर अनुच्छेद ए, यानी अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद क्या है? 72। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है भैया, तो आप जानते हैं भैया, अगर इन क्वेश्चंस को आप रेगुलर नियमित तौर पर करते जाएंगे तो आपके पास एक काफ़ी क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे तब तक आप कम से कम आपके पास 8 से 10 हज़ार क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, इसलिए आप नियमित तौर पर वीडियोज़ को देखें, कल पर बिल्कुल भी नहीं टालना। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन करें और संडे वाले टेस्ट की जरूर तैयारी करें, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद 343 के, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 ई, अनुच्छेद 243 एफ। तो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया ए, जो है अनुच्छेद 243 के। ठीक है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? 44, 47, 67 और 97। ठीक है, तो सही विकल्प है आपका डी, यानी 97। ठीक है, अनुच्छेद जो है, ये देखें यहाँ पर अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में
3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। भारत की संघ सूची में 97, वर्तमान में 100 विषय सम्मिलित हैं, जिस पर जो है कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। और राज्य सूची में कुल मिलाकर के कुल 66 थे, वर्तमान में अभी 61 विषय बचे हैं, जिस पर जो है राज्य जो है कानून बनाता है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, वर्तमान में जो अब जो है 52 हो गए हैं। इस पर जो है दोनों केंद्र एवं राज्य दोनों जो है कानून बनाने का अधिकारी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है कहाँ? संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, शेष शक्ति सूची में। तो सही विकल्प है भैया सी, समवर्ती सूची में। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इससे पहले वह राज्य सूची का विषय था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर संविधान का भाग 5 संबंधित नहीं है किससे? संघ की कार्यपालिका से, संसद से, राज्यों की कार्यपालिका से, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। ठीक है, तो सही विकल्प है आपका क्या यहाँ पर बताना? सही विकल्प है सी, राज्यों की कार्यपालिका से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखिए इसको। यहाँ पर है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक का उल्लेख है, जिसमें संघ की कार्यपालिका, संसद तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित हैं, जबकि राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 67 तक वर्णित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान हैं संक्रमण कालीन, परिवर्ती, अस्थायी, विशेष और अस्थायी। तो इसमें जो है आपको बताना सही विकल्प है भैया बी, यानी अस्थायी। ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध करता है। ठीक है, अगस्त 2019 में राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन। बम्बई प्रांत को गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था कब? 1963, 1960, 1957, 1953। तो सही विकल्प कब है आपको बताना? सही विकल्प है भैया बी, यानी 1960। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर, इसका विकल्प सही है बी, बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में 1 मई 1960 को विभाजित किया गया और 1960 में पृथक गुजरात की मांग को लेकर महागुजरात आंदोलन चलाया गया तथा वहीं संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन कर महाराष्ट्र राज्य की मांगें उठने लगी। ठीक है, फलस्वरूप बम्बई का विभाजन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अभी तक अगर आपने पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किया हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ना किया हो, हाइप ना किया हो, तो ये सब कर लीजिए भैया। नियमित तौर पर वीडियो को देखिए, कल पर बिल्कुल भी मत टालिए। और हाँ, अभी तक जितने भी वीडियोज अगर आपने नहीं देखे उनको जरूर देखें, जिससे आपकी तैयारी हो। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।